हेलो स्टूडेंट्स, हमारी बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक चल रही थी प्रोग्रामिंग इन सी, और जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कल हमने थोड़ी डेफिनेशन की थी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की, और सिलेक्शन, सीक्वेंस, लूपिंग, ये सब किया था, और इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक क्या है? नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स मीन्स कि जहाँ इफ़ के अंदर फिर और इफ एल्स आ रहे हैं, फिर और इफ एल्स आ रहे हैं, और कंडीशन लगी हुई है इफ़ के अंदर अंदर। ठीक है। नेस्ट जैसे क्या होता है, बर्ड्स का जो घर होता है उनको क्या बोलते हैं? नेस्ट बोलते हैं। तो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, वो तीन के डाल के बनता है ना। इसी तरीके से नेस्टेड इफ्स का क्या मीनिंग है? नेस्टेड इफ एल्स मीन्स एक के अंदर एक जो स्टेटमेंट आती जाएं, कंडीशंस आती जाएं। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, अ क्लोज ऑफ द इफ स्टेटमेंट में इट सेल्फ कंटेन अनदर इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर इस एक और इफ स्टेटमेंट भी हो सकती है। दिस कंस्ट्रक्ट इज नॉन एज नेस्टेड ऑफ इफ स्टेटमेंट। इसे हम क्या बोल देते हैं? नेस्टेड ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है। फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। पहले एंट्री होगी हमारी प्रोग्राम के अंदर, फिर सबसे पहले एक एक्सप्रेशन की टेस्टिंग होगी। अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो सीधा सीधा ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद सीधा आ जाएंगे रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे। अगर ये ट्रू नहीं है फिर एक और स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एक और टेस्ट एक्सप्रेशन होगा। अगर ये ट्रू है फिर ट्रू के लिए फिर एक स्टेटमेंट ब्लॉक, मतलब इफ़ के अंदर एक और इफ़ आ गया ना। यहाँ पे ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक, फिर रेस्ट ऑफ प्रोग्राम। अगर ट्रू नहीं है फिर यहाँ फॉल्स पे गया, फॉल्स है तो फिर स्टेटमेंट ब्लॉक, और फिर रेस्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। एक इफ के अंदर एक और इफ फिर से अगर आ जाए तो नेस्टेड इफ है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब भी आपको इस तरह के स्टेटमेंट करने के लिए बोला जाए एग्जाम में, तो आपको विद एग्जाम्पल करनी है, विद फ्लो चार्ट एंड विद एग्जाम्पल। प्रोग्राम का पूरा एग्जाम्पल होना चाहिए। प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। सबसे पहले तो वही हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, वॉइड मेन, ब्रेसेस स्टार्ट हुई, मेन हमारा ये पूरा सेट स्टार्ट है यहाँ से। फिर 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट निकालना है ना हमने, तो पहले 3 नंबर को मतलब वेरिएबल की फॉर्म में हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमने इंटीजर की फॉर्म में 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए बी सी। फिर क्लियर स्क्रीन किया, फिर मैसेज प्रिंट करवाया कि एंटर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। मैसेज प्रिंट हो जाएगा ये। फिर जो ए बी सी की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, उसके डालेंगे, उसके बाद क्या होगी, उसकी स्कैनिंग हो जाएगी। स्कैन है %d। ये किसके लिए है? हमारा इंटीजर्स हैं क्योंकि ए बी सी, तो ये आपका एड्रेस ऑपरेटर इस तरह से यूज होता है, %a, %b, %c। फिर अब आ गया हमारे पास इफ a इज ग्रेटर देन b। अब अगर ए बी से बड़ा है तो सीधा ये वाले अगला एक और इफ आ गया हमारे पास। फिर एक इफ क्या कह रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ए अगर सी से भी ग्रेटर है तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा? ए इज ग्रेटेस्ट। अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सिर्फ इसकी बात हो रही है, तो एक एल्स पे जाएगा हमारा। इफ के अंदर एक और इफ एल्स आ गया है ना। अगर ए सी से ग्रेटर नहीं है तो हमारा ग्रेटेस्ट क्या बन जाएगा? सी। प्रिंट सी इज ग्रेटेस्ट, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर ट्रू है, पहले पहले ये वाला एक्सप्रेशन चेक किया, अगर ये ट्रू है तो इस पे गया, अगर ये ट्रू है तो यहाँ गया। अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में ही हमारा ये ट्रू ना हुआ तो सीधा कहाँ चला जाएगा? ये इसके एल्स पे चला जाएगा। इसका एल्स कौन सा है? ये है, और इसका एल्स ये है। ठीक है। अगर यही फॉल्स हो गया तो फिर यहाँ पे आगे फिर चेक किया, इफ b इज ग्रेटर देन c, कि अगर b c से बड़ा है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? मैसेज कि b इज ग्रेटेस्ट। अगर ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है फिर इसके एल्स पे जाएंगे, अगर b नहीं है तो ऑब्वियसली c इज ग्रेटेस्ट। ठीक है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, या तो इसके साथ ये स्टेटमेंट ब्लॉक चलेगा, अगर यही फॉल्स हो रहा है तो इस वाले स्टेटमेंट ब्लॉक पे आएंगे। फिर खत्म हो गया हमारा, और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है। गेट सी एच एंडिंग की प्रोग्राम की, ये ब्रेसेस जो स्टार्ट की थी आपने उसको क्लोज कर दी। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ अ नंबर। एक नंबर की अगर आपको रेंज लिखने के लिए बोला जाए, रेंज मीन्स हम एक तरह से
कोई नंबर बोल दिया, हमसे पूछ लिया ये किस रेंज में लाई कर रहा है, तो हम अपने आप से रेंज बनाएंगे कि 100 से लेस है या 100 से 150 के बीच है, 100 से बड़ा है, 150 से बड़ा है, वो क्या रेंज है हमारे पास। ठीक है, पहला वही काम, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हेडर्स फाइल्स को इंक्लूड किया बीच में, ताकि आपके ये प्रिंट एफ स्कैन एफ ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म हो सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट किया, फिर हमने करली ब्रेसेस स्टार्ट की। अब नंबर की रेंज बतानी है ना, तो इट मीन्स एक नंबर टाइप करोगे आप और उसको वेरिएबल की फॉर्म में पहले डिक्लेयर करेंगे। हमने क्या कर दिया, ए को हमने एज एन इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर क्लियर स्क्रीन, ताकि आपके पास पिछले वाली उसका कोई भी वहाँ पे आउटपुट ना दिखाई दे। फिर मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, स्कैनिंग करवाई उस ए की। फिर चेक किया इफ़ ए इज़ लेस देन 100, अगर ए लेस देन 100 है तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, % डी इज़ लेस देन 100, कि वो जो नंबर है वो 100 से लेस है। अगर ए 100 से लेस नहीं है तो एल्स पे जाएगा। फिर देखेगा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 150, अगर 150 से ग्रेटर है तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, % डी इज़ ग्रेटर देन 150। अगर वो भी ट्रू नहीं है तो फिर एल्स पे जाएगा, printf % इज लेस देन 150। अगर ये वाली चीज़ भी ट्रू नहीं हो रही, 150 से ग्रेटर नहीं जा रही, तो इट मीन्स 150 से लेस है, तो मैसेज हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ख़त्म हो गया। यहाँ पे रेंज हमने यहीं तक रख दी। जैसे पहले मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मान लो 90 प्रिंट करवाया तो 90 से क्या आ जाएगा, लेस देन 100, 135 किया तो लेस देन 150, 155 किया तो ग्रेटर देन 150। ठीक है, ऐसे ये लीप ईयर का जो कल हमने ए की इफ़ एल्स वाले में कर लिया था ना, वो अब बहुत सारे इफ़ एल्स के साथ बताया हुआ इन्होंने। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे। अगर फाइनल प्रोग्राम जैसे आपका प्रैक्टिकल में आता है तो उसमें आप कोई भी कर सकते हो। लीप ईयर वाला जो आपको इजी लगे आप वो वाला अप्लाई कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जो भी आप स्टेटमेंट कर रहे हो उसके साथ का एक पर्टिकुलर एग्जांपल 1 या 2 आपको ज़रूर याद रखने हैं, ताकि प्रोग्राम आप उसमें एग्ज़ाम में लिख पाओ। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट हमारी क्या है, द एल्स इफ लैडर, अनदर फॉर्म ऑफ नेस्टिंग मल्टीपल इफ्स together is by using the else if ladder. It is a chain of ifs in which the statement associated with each else is an if. It takes the following form. इसमें क्या होते हैं, एक के बाद एक if, एक के बाद एक if आते जाते हैं, else के साथ अटैच होता है। और ये जैसे पिछले में हम अब तक क्या पढ़ते जा रहे हैं, if है, if के बाद else है, फिर उसके बाद if है, फिर else है, फिर if है, फिर else है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे if अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जनरल फॉर्म इन्होंने बताई हुई है एल्स इफ लैडर की क्या है, ये स्टेटमेंट ब्लॉक की ब्रेसेस ओपन की क्लोज की। फिर अगर ये वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं है, फिर एल्स नहीं है, अब यहाँ एल्स इफ है, एल्स इफ ये कंडीशन चेक की जाएगी, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक आ जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं है फिर कहाँ जाएंगे, इस वाले एल्स इफ पे जाएंगे। मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक एल्स इफ आते जा रहे हैं और एंड में ये यहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये सिंटैक्स वगैरह सब आपको याद रखना है। देखो एंट्री हुई, पहले कंडीशन चेक की, अगर ये ट्रू है तो एक स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद सीधा रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पे आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो अगली कंडीशन से इसको वेरीफाई होके निकलना पड़ेगा। अगर ये ट्रू है फिर एक स्टेटमेंट, फिर रेस्ट ऑफ प्रोग्राम। अगर फिर से फॉल्स है फिर अगली कंडीशन चेक करेंगे, फिर फॉल्स है तो फिर अगली कंडीशन, फिर फॉल्स है तो फिर अगली कंडीशन। मतलब कि अगर वो ट्रू कंडीशन होती जाती है तो उतनी ही कम स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक हमारी एग्जीक्यूट होंगी। जितनी ज़्यादा बार फॉल्स आएगा उतनी ज़्यादा स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक्स आपकी एग्जीक्यूट होती जाएंगी। ठीक है, एल्स इफ का एक एग्जांपल दिया हुआ है एल्स इफ लैडर के लिए, वही पहले तो वही। अब टाइम के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि कौन सा मॉर्निंग का टाइम है, कौन सा आफ्टरनून का है, कौन सा इवनिंग का है, कौन सा नाइट का है। उसके लिए एंटर टाइम, मैसेज प्रिंट करवाया कि एंटर टाइम,
स्कैनिंग करवा दी उस टाइम की। और डिक्लेयर कैसे करेंगे हम, इंटीजर के फॉर्म में नहीं अब ये डिक्लेयर होगा, टाइम आपका फ्लोट की फॉर्म में होगा, क्योंकि टाइम अब ऐसे भी तो हो सकता है कोई लिख दे 12:30 हो गया टाइम या 11:15 हो गया, तो वो क्या है फ्लोट पे ही जाएगा ना, इंटीजर पे तो जा नहीं सकता, इसलिए हमने फ्लोट की फॉर्म में टाइम को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अब इफ ये क्या चेक करेगा, टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.0 एंड ये कौन सा है, लॉजिकल एंड है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो 0.0 से बड़ा हो और 12.0 से अगर छोटा है टाइम जो आपने टाइम एंटर किया है, तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। मतलब 0 से लेके 12 तक का टाइम अगर आप डाल रहे हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 0 से बड़ा और 12 से छोटा, तो क्या मैसेज हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। एल्स इफ फिर चेक किया कि 12 या उससे बड़ा हो और लेकिन 18 से छोटा, 18 क्या होता है हमारे पास, ये 24 वाला सिस्टम है ना यहाँ पे, मतलब शाम के 6 बजे। ठीक है, 18 से छोटा और 12 या उसके बराबर। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इक्वालिटी एक जगह यूज़ होगी, यहाँ पे आपने इक्वालिटी नहीं डाली, क्योंकि एग्जैक्टली जब 12 बजते हैं तो वो गुड आफ्टरनून वाला टाइम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लेस देन 11:59 भी अगर आप डालोगे तो आपका गुड मॉर्निंग में काउंट होगा, और 12 डालोगे तो इस कैटेगरी में नहीं जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। एक जगह इक्वल टू डालना है, इधर लेस देन आ गया तो इक्वल टू इधर आया, ऐसे यहाँ लेस आ गया तो इसका इक्वल टू इधर आया हुआ। ठीक है, दोनों जगह इक्वल टू मत कर देना, यहाँ भी इक्वल टू यहाँ भी इक्वल टू, तो वहाँ एरर आएगी आपकी। एल्स इफ टाइम चेक किया, फिर 12 या उससे बड़ा है और साथ में एंड, लॉजिकल एंड, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। 18 से छोटा है मतलब शाम के 6 बजे से छोटा है तो गुड आफ्टरनून आ जाएगा। फिर एल्स इफ अगर ये भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना ये हो रही है ना ये हो रही है, फिर टाइम चेक किया कि 18.0 के इक्वल या उससे बड़ा है और साथ में एंड 21 से छोटा है, 21 मीन्स रात के 9 बजे, इससे छोटा है तो गुड इवनिंग आपका आ जाएगा। अगर ये भी टाइम नहीं आ रहा, इसमें भी आपका टाइम नहीं फिट बैठ रहा, तो एक और एल्स इफ है हमारे पास कि 21 के बराबर है या 21 से बड़ा है और 24 से छोटा, 24 मीन्स वही रात के 12 बजे। ठीक है, तो आपका मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड नाइट का। अगर ये सारी भी वैल्यू के अंदर आपका टाइम फिट नहीं हो रहा, मतलब टाइम क्या डाला हुआ होगा, 0 से 12 के बीच में नहीं आ रहा, 12 से 18 नहीं आ रहा, 18 से 21 नहीं आ रहा, 21 से 24 नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली 25, 26, 27, 28 किसी ने ऐसा टाइम एंटर कर दिया होगा। अगर ऐसा टाइम एंटर कर दिया, ये फाइनल इन सब का एल्स क्या है, टाइम आउट ऑफ रेंज, कि टाइम ही आपका आउट ऑफ रेंज है। गेट सी एच किया और जो बेसिस स्टार्ट की थी आपने मेन प्रोग्राम की, वो यहाँ क्लोज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल 4.5 डाला, 4.5 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है तो गुड मॉर्निंग आ जाएगा। 18 डाला, अब 18 का ध्यान रखना है, इक्वालिटी जहाँ वो सिर्फ वहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ सिर्फ लेस देन है, इक्वालिटी यहाँ पे है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुड इवनिंग आ जाएगा। 25 डाला है तो आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी एग्जाम्पल था, मुझे सबसे ईजी लगा इस चैप्टर का एग्जाम्पल, तो इसको ज़रूर करना। इसके बाद हमारे पास है द स्विच स्टेटमेंट। आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर ख़त्म ही कर दें। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, सी हैज़ अ बिल्ट इन मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट नॉन एज स्विच दैट परमिट्स वर्चुअली एनी नंबर ऑफ ब्रांचेस रादर देन परमिटिंग अ मैक्सिमम ऑफ 2 ब्रांचेस। ये वर्चुअली कितनी भी ब्रांचेस को अलाउ करता है एग्जीक्यूट होने के लिए, और बाकी जगह हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम दो ब्रांचेज ही आपकी एग्जीक्यूट हो पाती हैं इफ एल्स या इफ लैडर में। In else if statement, the complexity of a program increases dramatically if number of alternatives increases. अभी हमने देख लिया कि जितने जितने ऑल्टरनेट आपके इंक्रीज होते जाएंगे उतना ही आपका प्रोग्राम क्या होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जैसे हमने टाइम वाले में देखा था कि और ऑप्शन आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन आते जा रहे हैं तो प्रोग्राम उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। ठीक है, द प्रोग्राम becomes difficult to read and follow. At times even the designer of the program may get confused, कि जिसने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। So as an alternative we use switch statement which allows a selection out of several available groups, कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दिया हो तो स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, उनमें से कोई आप एक सिलेक्ट कर लो, वो सिलेक्शन का एक आपको ऑप्शन देती है। अब हमारे पास किस तरह से इन्होंने एग्जांपल दे दिया, दिस वेरिएबल
और एक्सप्रेशन इज प्लेस्ड इन पेरेंथेसिस फॉलोइंग द कीवर्ड स्विच। स्विच के बाद वो आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए। फिर क्या होगा, केस एक्सप्रेशन 1, अगर आपका ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मैच करता है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच करती है, तो आपका ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक के बाद सीधा लास्ट में आ जाओगे। अगर इससे मैच नहीं करता तो केस 2 पे जाएंगे, केस एक्सप्रेशन 2, फिर चेक करेंगे कि या ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक आपका हो जाएगा, फिर ब्रेक आ जाएगा यहाँ, फिर एंड में चले जाएंगे हम। ठीक है, ऐसे हर एक के साथ चेक करता जाएगा। और डिफॉल्ट ब्लॉक भी इन्होंने बता दिया। When the switch is executed, the expression is evaluated and control is transferred directly to the group of statement whose case label matches the value of expression। सबसे पहले तो उस expression की वैल्यू को इवेल्युएट किया जाता है, फिर वो चेक किया जाता है कि वो वैल्यू कौन से वाले ग्रुप की स्टेटमेंट से मैच होती है, किस मतलब केस लेबल से मैच होती है, और फिर डायरेक्ट कंट्रोल उस वाली स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। The break statement at the end of each block signals the end of that particular case and causes control to be transferred out of the switch statement। break का क्या मीनिंग है कि यहाँ से अब आपका ये काम खत्म हो गया, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा अभी जो कंट्रोल है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने फ्लो चार्ट से समझाया। एंट्री हुई, स्विच स्टेटमेंट डाली, एक्सप्रेशन 1 चेक किया कि अगर आपका ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है तो ये वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पे आ गए। अगर इससे मैच नहीं हो रहा आपका ये एक्सप्रेशन स्विच स्टेटमेंट वाला, तो इस पे जाएंगे, अगर मतलब ये इस पे ट्रू है तो सीधा यहाँ आ गए, अगर फॉल्स आ रहा है तो नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन चेक करेंगे क्या ये दोनों मैच करते हैं, अगर मैच करते हैं तो ये आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पे धीरे धीरे पहुंचेंगे। फिर अगर ये भी मैच नहीं करता फिर ऐसे ही अगले पे अगले पे अगले पे, इस तरह से। ठीक है, मतलब इसका काम ये है, इसने अपना एक्सप्रेशन देखा, फिर इनमें से बस यही देखना है, इनमें से जिससे भी आपका मैच हो जाएगा उसके वाला स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, फिर हम रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पे चले जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक इन्होंने किस लिए बनाया, अगर किसी भी एक्सप्रेशन से मैच नहीं हो रहा तो एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक बना देते हैं ये स्टेटमेंट का, तो उसके बाद फिर सीधा वो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ इन्होंने और थोड़ा और अच्छे से कर दिया, यहाँ चॉइस डाल दी, फिर जैसे एग्जांपल दे दिया कि अगर हमारे इस चॉइस की वैल्यू इससे मैच हो रही है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर ब्रेक होके स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। अगर इससे नहीं मैच हो रही फिर इस पे चाहेंगे, फिर इससे भी नहीं मैच हो रही तो इस पे, इससे भी नहीं मैच हो रही तो इससे, इस तरह से। और किसी से नहीं मैच हो रही तो इट मीन्स वो डिफ़ॉल्ट पर चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट में क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। द गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू ऑल्टर द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, गो टू का काम क्या है, जो नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा है ना प्रोग्राम का, स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होने का, अब ये गो टू क्या कर रहा है, उस नॉर्मल सीक्वेंस को ब्रेक करता है, डायरेक्ट किसी और पार्ट पे पहुंचा देगा प्रोग्राम के। जो कंट्रोल है उसको सीक्वेंस से हटा के किसी और पार्ट पे ले जाता है गो टू। ठीक है, गो टू का मीनिंग क्या है कि आपने अगर डाल दिया ना कि गो टू हेयर या गो टू देयर, तो वो सीधा उस वाले पार्ट पे ले जाएगा, बीच वाली सारी स्टेटमेंट आपकी वो स्किप हो जाएंगी। ठीक है, जनरल फॉर्म हमारे पास ये गो टू, और उसके बाद आपको लेबल लगाना पड़ेगा जिस जगह पे आप लेके जाना चाहते हो कंट्रोल को। where label is an identifier that is used to identify the target statement to which control is to be transferred। लेबल वही है कि आपको लगाना पड़ेगा, आइडेंटिफायर है ये एक तरह से कि आप किस वाले पोर्शन पे कंट्रोल को लेके जाना चाहते हो, किस वाली स्टेटमेंट पे कंट्रोल को लेके जाना चाहते हो। ठीक है, इसका यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट। एंट्री हुई, गो टू लेबल, लेबल लगाया, यहाँ पे गो टू आपको लगाना ज़रूरी है, गो टू के बाद वो लेबल जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हो। मान लो आपका लेबल यहाँ पे है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, सीधा ये लेबल पे पहुँच जाएगा कंट्रोल, ये एग्जीक्यूट होगी और ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एंट्री हुई, लेबल यहाँ पे आ गया, फिर स्टेटमेंट ब्लॉक है, फिर यहाँ पे गो टू लेबल, लेबल अब जिस जगह पे था, मान लो यहाँ पे था, तो वापस यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोग्राम, कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, फिर वापस ये चलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने। और ज़्यादातर ये कहते हैं कि
गो टू को कम से कम ही यूज़ करना चाहिए। चलो एक बार एग्जांपल देखते हैं। गो टू के यूज़ को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, वही हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनो डॉट एच, वॉइड मेन इंट ए, इंट की फॉर्म में हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, क्लियर स्क्रीन किया, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, मैसेज प्रिंट करवा दिया पॉजिटिव नंबर का, स्कैनिंग करवा दी उसकी। इफ़ a%2 इज इक्वल टू 0, a%2 मीन्स ये मॉड्यूलर डिवीजन है, मतलब उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पे अगर आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, %d इज इवन। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि वो वाला नंबर क्या है, इवन है। और गो टू हेयर, अब यहाँ से सीधा कहाँ आ जाएगा, ये हेयर लेबल जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, बीच की सारी स्टेटमेंट छोड़ दो, हेयर पे आ जाओ सीधा। हेयर पे आ गया, उसके बाद गेट ch, मतलब ख़त्म हो गया प्रोग्राम, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है तो अगले वाला जो स्टेटमेंट है आपकी एग्जीक्यूट होगी कि नंबर क्या है, ओड है, ठीक है। फिर सीधा एंडिंग हो ही रही है। गो टू का मीनिंग समझ में आ गया ना, डायरेक्ट उस वाले लेबल पे ले जाता है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू जा रही है तो डायरेक्ट लेबल पे ले जाएगा जहाँ पे वो लेबल दिखाई दे रहा है। We should try to avoid using goto as far as possible. The goto statement is loathed by advocates of structured programming. If misused, the goto can make a program virtually impossible to understand. अगर गोटू को गलत तरीके से यूज़ कर लें, मिसयूज़ कर लें, तो हमारे लिए प्रोग्राम को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए गो टू स्टेटमेंट को कम से कम ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक दो ये प्रोग्राम के एग्जांपल रह गए हैं, ये आप लोग खुद करोगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये देखो, एरिया ऑफ सर्कल आप पहले भी कर चुके हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस वाले से करना है। जैसे आप सिंपल वाला मेथड करते हो उस वाले से अपना एरिया ऑफ सर्कल करना। और अगर पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने का प्रोग्राम पीछे आ चुका है तो पीछे वाले मेथड से ही करना है, इस वाले मेथड को बेशक स्किप कर देना, क्योंकि अगर इसमें ये वाला मेथड आपको टिपिकल लगता है तो इसको स्किप करके पीछे वाले को कर लेना, ठीक है। अगर पीछे नहीं है तो यही वाला कर लेना प्रोग्राम, ये वाला लेकिन करना ज़रूर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कहीं भी आपका प्रेजेंट हो प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम ज़रूर करना है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 5। अभी हम 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम 6th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, लूप्स। ये वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 लेक्चर में लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो जाएगा, ठीक है। 3 या 4 लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं, 3 में हो जाएगा। वैसे तो आपका 6th चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।